हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम डेस्क। और हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बाबर और हुमायूं। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं अकबर पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे अकबर। ठीक है। अकबर का टाइम पीरियड क्या, कहां से कहां तक था? इसका टाइम पीरियड था 1556 से लेके तो 1605 एडी तक क्या था इसका टाइम पीरियड था। ठीक है। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब हुमायूं पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी बिलग्राम के युद्ध के बारे में। बिलग्राम का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1540 एडी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अपने हुमायूं वर्सेस शेर शाह के बीच में। तो इस युद्ध को हारने के बाद हुमायूं जो है कहाँ चले जाता है? हुमायूं चले जाता है सिंध, और वहां पे एक जगह पड़ती है। उस जगह का क्या नाम है? उस जगह का नाम है अमरकोट। और अमरकोट के ही राजा कौन थे? राजा वीरशाल। वहां पे जाके क्या हुआ था कि हुमायूं ने शरण ली थी, मैंने आपको बताया था। सही चल रहा? वहां पे जाके क्या हुआ था कि हुमायूं ने वहां पे जाके शरण ली थी। इसके बाद वहीं पे जो एक संत थे जिनका क्या नाम था? पीर अकबर जामी। उन्हीं की एक पुत्री थी, उनका क्या नाम था? उनकी पुत्री का क्या नाम था? उनकी पुत्री का नाम था हमीदा। और इन्हीं के गर्भ से एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, एक बच्चे का जन्म हुआ था। और वह बच्चा कौन था? वहां था अकबर। तो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही अकबर का जन्म हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। और आज हम अकबर के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। देखो, अकबर के हम जन्म की बात करते हैं। इसका जन्म कब हुआ था अकबर का? बताओ। देखो, इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर कब? 1542 एडी में। और कहां पर हुआ था ये? तो अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? ये हुआ था अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में। इनके पिता का क्या नाम था? आप बखूबी जानते हैं। इनके पिता का नाम था क्या? हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम। ठीक है। हम बात करते हैं अकबर के संरक्षक की। अकबर के संरक्षक की पूछता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? बता सकते हैं अकबर का संरक्षक कौन था? देखो, अकबर के दो संरक्षक थे। एक का नाम था मुनीम खां। मुनीम खां। और आपने बोले होंगे वो तो बैरम खां था, तो हम बैरम खां के बारे में बात करेंगे। और एक संरक्षक उनका क्या नाम आता है? उनका नाम आता है बैरम खां। ये क्या थे? ये अकबर के संरक्षक थे। और हाँ, अकबर के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था जलाल। ठीक है। ठीक है। और चलो ठीक है, मैं आपको रफ कर देता हूँ, आप बाकायदा लिखते भी रहा करिए। ठीक है। देखो, एक जो अकबर के गुरु थे उनका भी नाम पूछता है कि अकबर के शिक्षक का क्या नाम है? उनके शिक्षक थे, उनका नाम है अब्दुल लतीफ़ ईरानी। उनके क्या शिक्षक का नाम है? अब्दुल लतीफ़ ईरानी। देखो, अकबर ने क्या किया था? शिक्षा लेने के बाद जो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, मतलब जैसे जैसे अकबर बड़ा होते गया उसने अपने राज्य को संभालना स्टार्ट किया। तो देखो, अकबर का पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पर हुआ था? राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था पहली बार? ये हुआ था 1556
एडी में। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कालानौर, कालानौर पंजाब में। यहाँ पर क्या हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, देखो इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है और अकबर बड़ा होते रहता है, लेकिन इसी के समय मतलब 1556 एडी में ही अकबर कहता है कि अब हमें मतलब बैरम खां को, जो उस टाइम उसका संरक्षक था, बैरम खां को अकबर कहता है कि हमें अब आगरा की ओर कूच करनी चाहिए, मतलब हमें अब आगरा से शासन संभालना चाहिए। लेकिन बैरम खां कहता है कि नहीं, हमें दिल्ली से शासन संभालना चाहिए। इसी के मद्देनज़र 1556 एडी में एक युद्ध होता है। उस युद्ध क्या नाम है? उस युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। इससे पहले हमने बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ा था कि उनके बीच में भी एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का क्या नाम है? पानीपत का प्रथम युद्ध। और किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में, जिस टाइम में बाबर की हार हुई थी। पहला युद्ध था तो पानीपत का। देखो आज हम पढ़ेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में। हम बात कर रहे हैं 1556 एडी, पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध। ठीक है, देखो उस टाइम में दिल्ली में शासक कौन था? उस टाइम में दिल्ली में शासक था हेमू। मैंने आपको बताया था जब मैंने हुमायूं पढ़ाया था आपको लास्ट में। देखो ये है अपना दिल्ली, आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। ये है क्या? दिल्ली, दिल्ली। और यहाँ का शासक कौन है? हेमू। यहाँ का शासक कौन है? हेमू। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पर है अकबर। यहाँ पर कौन है? अकबर। और अकबर का सेनापति कौन है? अकबर का सेनापति कौन? बैरम खां। कौन है? बैरम खां। बैरम खां। इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में बैरम खां की जीत हो जाती है, बैरम खां की जीत हो जाती है और और हेमू की क्या हो जाती है? हेमू की हार हो जाती है। ठीक है, तो देखो मैं आपको कुछ हेमू के बारे में एक पॉइंट, देखो हेमू के बारे में आप कुछ पॉइंट जान लो। चलो मैं ऐसे यहाँ पे आपको बता देता हूँ इधर ही। देखो हेमू क्या था? यह आदिल शाह सुर का सेनापति था। आदिल शाह, आपने नाम भी सुना होगा। आदिल शाह सुर का क्या था? यह सेनापति था, सेनापति था। ये हो गया अपना एक पॉइंट। एक पॉइंट क्या कहता है कि इतिहासकारों का यह मत है कि जो हेमू था लगातार 22 युद्ध जीत चुका था और ये जो पानीपत था इसका 23वां युद्ध था। लेकिन इस युद्ध में हेमू की हार हो जाती है, मतलब हेमू लगातार 22 युद्ध जीत चुका था। ठीक है, देखो आपको ये जानकारी होगी कि टोटल भारतवर्ष में 14 ऐसे शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। उसमें से एक हेमू भी था। देखो हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला क्या है? धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। आपको याद रखना है, हिंदू शासक था। आप याद रखिएगा, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले कि वह कौन सा शासक था जिसने विक्रमादित्य की अंतिम उपाधि धारण करी थी। वह कौन था? वह था हेमू। ठीक है, तो हमने अकबर के बारे में क्या क्या जान लिया। और हाँ, आप याद रखिएगा कि पानीपत का जो सेकेंड बैटल कब हुआ था? ये हुआ था 1556 एडी में। ठीक है, देखो हमने क्या क्या जान लिया कि अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 एडी में। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था जलाल और इनका संरक्षक कौन था? बैरम खां। ठीक है, और इनके शिक्षक का क्या नाम था? इनके शिक्षक का नाम था अब्दुल ईरानी। ठीक है, देखो
इतनी इतनी सारी बातें हमने अकबर के बारे में जान ली। देखो 1556 एडी में जब पानीपत का सेकंड बैटल होता है, उसके बाद क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि अकबर जो है उतना समझदार शासक नहीं था, और ये भी कहा जाता है कि अकबर एक अनपढ़ शासक था। पूछता है एग्ज़ाम में, एक बार एसएससी में क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा शासक अनपढ़ था, उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन अकबर भी था। तो हम सब जानते हैं कि अकबर कौन था, एक अनपढ़ शासक था। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं जब अकबर दिल्ली से शासन संभालना स्टार्ट करता है। देखो अकबर तो उस टाइम में ना समझ था, क्योंकि उसकी उम्र भी नहीं हुई थी उस टाइम में। तो क्या होता है कि अकबर के शासनकाल में जो शासन की जो बागडोर है वो बैरम खां के हाथों में आ जाती है। मतलब गद्दी पे बैठा तो अकबर है, लेकिन सारे काम कौन कर रहा है, सारे काम कर रहा है कौन, बैरम खां। देखो हम अब बात करेंगे मुगल साम्राज्य में गवर्नेंस की, मतलब नियंत्रण की, गवर्नेंस की या फिर नियंत्रण की। देखो बात है 1500, जब पानीपत का सेकेंड बैटल होता है उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1556 से तो 60 एडी के बीच में, 60 एडी की हम लोग बात कर रहे हैं। इस टाइम में क्या होता है कि जो 1556 से 1560 के बीच का जो समय है, यहाँ पूरा जो दिल्ली पे जो है बैरम खां का पूरा शासन छाया रहता है। मतलब नाम मात्र का शासक कौन था, अकबर। सिर्फ तो गद्दी में बैठा हुआ था, उतना समझदार भी नहीं था अकबर। देखो तो दिल्ली में किसका शासन चल रहा है, मतलब नियंत्रण किसका है, बेसिकली कहा जाए तो नियंत्रण है बैरम खां का। किसका, बैरम खां का। मतलब कि अकबर कोई भी फैसले हो ना, बगैर बैरम खां से पूछे अकबर कोई भी फैसला नहीं लेता था। ठीक है, जब ऐसे ही टाइम बीतता गया तो क्या हुआ था कि अकबर ने बैरम खां के सामने 3 प्रस्ताव रखे। वहाँ प्रस्ताव कौन से थे कि अकबर ने बैरम खां को कहा, या तो आप गुप्त विभाग का आप अध्यक्ष बन जाइए, मतलब गुप्त विभाग का आप क्या बन जाइए, मेन लीडर बन जाइए। इसके बाद क्या हुआ कि इसे चंदेरी की आप सूबेदारी ले लीजिए। ये भी क्या ऑप्शन अकबर ने बैरम खां के सामने रखा था। और एक लास्ट ऑप्शन था, या फिर आप हज की यात्रा पे चले जाइए। देखो हम बात करते हैं कि अकबर ने बैरम खां के सामने कौन कौन से ऑप्शन रखे। देखो चंदेरी, जो मतलब एमपी में जगह पड़ती है चंदेरी, छतरपुर वाले एरिया में। देखो चंदेरी की सूबेदारी ऑफर करी थी। क्या ऑफर करी थी, चंदेरी की सूबेदारी ऑफर करी थी। किसने, अकबर ने बैरम खां को। और क्या ऑफर किया था, या फिर आप गुप्त विभाग का प्रधान बन जाइए, या फिर आप हज की यात्रा पर चले जाइए, या फिर आप हज की यात्रा पर चले जाए। यह 3 ऑप्शन अकबर ने बैरम खां के सामने रखे थे। ये बात बैरम खां को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो क्या होता है, अकबर और बैरम खां के बीच में अनबन हो जाती है। और इतिहासकारों का मत है कि इनके बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ था। चाहे तो आप याद रख सकते हैं या फिर याद नहीं भी रख सकते, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है, फिर भी आप जान लें, ये ज़रूरी है। देखो ये बात क्या हुआ था कि बैरम खां को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ये वाली बात। तो इन्हीं के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ था, आप याद रखिएगा। छोटा सा युद्ध हुआ था इन्हीं के बीच में। किन के बीच में हुआ था, ये हुआ था अकबर वर्सेस बैरम खां के बीच में। सिर्फ छोटा सा, ज़्यादा नहीं, अनबन बोल सकते हैं। उस युद्ध का नाम था तलवाड़ा का युद्ध। तलवाड़ा का युद्ध। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, फिर भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सही है ना। तलवाड़ा का युद्ध ये हुआ था अकबर वर्सेस बैरम खां के बीच में। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो बैरम खां की हार हो गई थी। किसकी, बैरम खां की। बैरम खां की हार हो गई थी इस युद्ध में।
इस युद्ध को हारने के बाद क्या करता है, बैरम खां हज की यात्रा पे चले जाता है। कहाँ पर? हज की यात्रा पे, हज की यात्रा। और आपको मालूम है कि हज की यात्रा कहाँ पर होती है? ये होती है सऊदी अरब में, मतलब मक्का से मदीना तक की यात्रा को हज की यात्रा बोलते हैं। कहाँ पर? सऊदी अरब में। आप देखो, एक फैक्ट है, बता दूं मैं, ये पड़ती है सऊदी अरब में। एक जगह है जिसे क्या बोलते हैं, मक्का से मदीना। मक्का से मदीना, मक्का से मदीना तक की यात्रा को हम हज की यात्रा कहते हैं। देखो, ये जो मक्का प्लेस है ना, यहाँ पर क्या हुआ था कि 570 एडी में हजरत साहब का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी मदीना में। तो इसी को हम मक्का से मदीना की यात्रा फिर हम हज की यात्रा कहते हैं। और ये कहाँ पर होती है? ये होती है सऊदी अरब में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि तलवाड़ा का युद्ध हारने के बाद बैरम खां कहाँ चले जाते हैं? हज की यात्रा पर। जब बैरम खां हज की यात्रा के लिए निकलते हैं तो एक जगह पड़ती है पाटन, एक जगह पड़ती है पाटन। और ये पाटन कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है गुजरात में, गुजरात। ठीक है, तो पाटन गुजरात में ही एक व्यक्ति है, उनका नाम है मुबारक खां। उनका क्या नाम है? मुबारक खां। और यही व्यक्ति क्या करता है? बैरम खां की हत्या कर देता है। और कब करता है उनकी हत्या? उनकी हत्या करता है 1561 एडी में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो 1556 से 1560 के बीच में जो है साम्राज्य का पूरा नियंत्रण किसके हाथों में था? यह था बैरम खां के हाथों में। तो इसी बात को क्या होता है कि अकबर और बैरम खां के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है और इनके बीच में एक छोटा सा युद्ध होता है। इस युद्ध को हारने के बाद क्या होता है कि जो बैरम खां है वह हज की यात्रा पर चले जाते हैं। और पाटन के समीप 1561 ईस्वी में मुबारक खां एक व्यक्ति ने क्या कर दी थी? बैरम खां की हत्या कर दी थी। तो यहाँ से जो बैरम खां का चैप्टर है बिल्कुल क्लोज हो जाता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया ना? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, बैरम खां के बाद क्या होता है, एक ग्रुप उभर के आता है। उस ग्रुप का क्या नाम है? महामंगा ग्रुप। आपने नाम भी सुना होगा महामंगा ग्रुप के बारे में, जिसे हम पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहते हैं, महामंगा ग्रुप को। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे पेटीकोट गवर्नमेंट ही कहते हैं। पूछता है कि पेटीकोट गवर्नमेंट किसके शासनकाल में थी? यहाँ थी अकबर के शासनकाल में। देखो, अब बैरम खां के चैप्टर क्लोज होने के बाद एक चैप्टर आएगा कब? 1560 से तो 1562 के बीच में एक चैप्टर आएगा। और एक कौन सा ग्रुप आता है सामने निकल के? यह आता है महामंगा ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है? ये महामंगा ग्रुप। देखो, महामंगा ग्रुप सामने निकल के आता है, महामंगा ग्रुप। देखो, या फिर इसे हम पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पेटीकोट गवर्नमेंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। देखो, इनका क्या मतलब था, जब बैरम खां का चैप्टर जब क्लोज हो जाता है तो यहाँ चाहते हैं कि बैरम खां की तरह भी हमारा क्या हो, दिल्ली में शासन हो, कि मतलब कि अकबर भी हमारे कहने पे चले। यहाँ कौन चाहता है? यहाँ चाहता है महामंगा ग्रुप। और महामंगा ग्रुप की लीडर कौन थी? महामंगा। इससे कुछ सपोर्टर भी थे, हमें उनके बारे में जान लेना चाहिए। देखो, एक हो गई महामंगा, एक क्या हो गई? जीजी अंगा। और महामंगा का एक पुत्र था, उनका क्या नाम है? आदम खां। और इन्हीं के एक साथ था कौन? मुनीम खां। ये सारे के सारे क्या था? इस ग्रुप के मेंबर थे। और क्या होता है कि इसी के मद्देनज़र आदम खां की हत्या हो जाती है। और इसकी हत्या कौन करता है? अकबर। और इसकी हत्या कब कर देता है? ये कर देता है 1562 में। 1562 में अकबर आदम खां की हत्या क्या कर देता है? उसकी हत्या कर देता है। क्योंकि आदम खां चाहता है कि मेरा भी यहाँ पर क्या हो? नियंत्रण हो। लेकिन अकबर क्या बोलता है? नहीं। क्योंकि ये ना अकबर को बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं थी कि मतलब उसके रहते
कि साम्राज्य का नियंत्रण किसी के हाथों में हो। ठीक है, और हम 1562 की एक बात करते हैं। 1562 में अकबर ने क्या करी थी? हरमदल से मुक्ति पाई थी। हरमदल से मुक्ति पाई थी। मैं आपको बताऊंगा कि ये हरमदल क्या होता है। देखो, हमने अभी तक क्या क्या जान लिया। यहाँ पर हमने जान लिया जब से अकबर दिल्ली से शासन संभालना स्टार्ट करता है, जब दो दो गवर्नेंस आते हैं यहाँ पे। कौन से? एक आती है बैरम खां की गवर्नेंस। मतलब बैरम खां क्या चाहता है कि जो नियंत्रण जो हो मेरे हाथों में हो। और बैरम खां के बाद आता है महामंगा ग्रुप, या जिसे हम पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो हमने जान ली। अब हम बात करते हैं कुछ अकबर के सुधार कार्यों की, कि अकबर ने कौन कौन से सुधार कार्य किए थे और क्या क्या कार्य किए थे। देखो, अब हम बात करते हैं अकबर के सुधार कार्यों की। आप बाकायदा लिखते भी रहा करिए यार, और हाँ, वीडियो शेयर गिर करते रहा करो, जब ही मज़ा आता है पढ़ाने का। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अकबर के सुधार कार्यों की। ये थोड़ा ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ डेटे हैं, पूछते रहता है एग्ज़ाम में। अकबर के सुधार कार्यों की हम बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको सजा लो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब हम बात करते हैं 1562 एडी की। 1562 की, इसमें क्या होता है? क्या होता है इसमें बताओ? 1562 में बताओ। 1562 में क्या होता है? अकबर जो है ना, दास प्रथा पर रोक लगा देता है। दास प्रथा पर रोक लगा देता है। कौन? अकबर। दास प्रथा क्या होती है? मतलब पहले क्या था कि जब भी इनके बीच में अगर युद्ध होता था, मतलब दो पार्टियों के बीच जब भी युद्ध होए, तो जो पार्टी हारती थी ना, उसके जो सारे के सारे गुलाम थे, या फिर उसके वहाँ पे जो जो कर्मचारी थे, उनको कहाँ अपने पास ला लिया जाता था। मतलब जो पार्टी जीतती थी, वहाँ हारे हुए पार्टी के सारे गुलाम, उसके सैनिक सब क्या थे? उसके हो जाते थे। किसके? जीतने वाली पार्टी के। और क्या किया था कि दास प्रथा की मद्देनज़र इसने धर्मांतरण पर रोक लगा दी थी। धर्मांतरण पर रोक लगा दी थी, मतलब कि धर्मों में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम में नहीं जाऊँगा, वो मुस्लिम है तो वो हिंदू में नहीं आएगा। इस टाइप से क्या करा था इसने? धर्मांतरण पर रोक लगाई थी। किसने? अकबर ने। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? 1562 में क्या हुआ था? दास प्रथा पर रोक लगाई थी। देखो, इसके बाद हम बात करते हैं 1563 की। 1563, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। समाप्त कर दिया था। ये पूछता है अक्सर डेट है, ये डेट पूछता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? कब समाप्त किया था? 1563 एडी में। मतलब पहले क्या था कि अगर आपको तीर्थ यात्रा करनी हो तो आपको राजा को टैक्स देना पड़ेगा, और इसी टैक्स को क्या किया था? अकबर ने बिल्कुल समाप्त कर दिया था। देखो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं 1564 एडी। ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसमें स्टार मार लेना। इसमें क्या किया था इसने क्या किया था कि जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त कर दिया था। हाँ, सती प्रथा पर बैन, हाँ बाद में पढ़ेंगे हम ये चीज़ें। हाँ ठीक है, देखो, हाँ हम अब बात करेंगे कब? 1564 की। 1564 में अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आप जानते हैं जजिया कर को लागू किसने किया था? हमने जब दिल्ली सल्तनत हमने जब पढ़ी थी तो वहाँ पे कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों को समाप्त करके सिर्फ 4 कर लागू किए थे। कौन कौन से? खुम्स, खराज, जजिया और जकात। तो जजिया कर को लागू इसने किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और समाप्त
अकबर ने। लेकिन इसके बाद एक और शासक आएगा औरंगजेब, इसके आगे, जो क्या है फिर से जजिया कर को लागू करेगा। ठीक है, और ये जो जजिया कर है ना, यहाँ गैर मुसलमानों पर लगता था, मतलब हिंदू ब्राह्मणों पर यहाँ कर लगता था कि अगर कोई हिंदू ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने जाता था तो उसको भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो हम क्या हो गए 1564 में क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना। चलो अब हम बात करते हैं 1571 की। 1571 में क्या किया था अकबर ने? अकबर ने किया था क्या, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? अकबर ने करी थी। कब करी थी? ये करी थी 1571 एडी में। ठीक है, और ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आगरा के पास। और आगरा कहाँ पर पड़ता है? यूपी में, आप तो जानते ही होंगे ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1575 की। 1575 में क्या किया था इसने? इबादत खाने की स्थापना करी थी। इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी अकबर ने। और कब करी थी? 1575 एडी में। ठीक है, आप बाकायदा लिखते रहा करिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। हम ना ऐसा पढ़ेंगे कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी पॉइंट मुगल साम्राज्य से। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस ईयर की क्लासेस भी देखी होंगी आपने, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। हाँ, मतलब प्रीवियस वीडियो की क्लासेस सॉरी, जुबान फिसल जाती है। देखो सही चल रहा है ना पूरा? देखो हम बात करेंगे 1578 एडी की। हमने अभी तक डेटे कुछ जानी थी कि 1562 में अकबर ने हरमदल से मुक्ति पाई थी। फिर क्या किया था? 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 64 में जजिया कर को समाप्त किया था। और क्या किया था? 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी। और 1575 में इबादत खाने की स्थापना करी थी। और हम बात करेंगे 1578 एडी की। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ जाती है थोड़ा सा, खैर चलो चलता है। इसने क्या किया था अकबर ने उस टाइम में कि अकबर ने धर्म संसद की स्थापना करी थी। धर्म संसद की क्या करी थी? स्थापना करी थी। किसने? अकबर ने। पूछता है कि अकबर ने धर्म संसद की स्थापना कब करी थी? 1578 में। और आप जानते हैं कि ये धर्म संसद होती क्या है? देखो, धर्म संसद में बेसिकली क्या होता था कि हर धर्म के जो विद्वान थे आपस में बैठकर क्या करते थे? सलाह किया करते थे। और जो भी रणनीति हो वह राजा को बताया करते थे कि अपने राज्य के हित में क्या क्या अच्छा होना चाहिए और क्या क्या करना है अपने को। यह सब क्या होता था? यह सब धर्म संसद में होता था। देखो, धर्म संसद में मैंने क्या आपको बोला था अभी कि हर क्षेत्र के विद्वान थे। देखो, एक यहाँ पे हिंदू विद्वान भी थे, उनका क्या नाम था? उनका विद्वान था पुरुषोत्तम और देवी। पुरुषोत्तम और देवी ये क्या थे? ये हिंदू धर्म की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फारसी। आप जानते हैं कि फारसी में कौन था? फारसी में था दस्तूरजी मेहर। हिंदू में कौन था? पुरुषोत्तम और देवी। और फारसी में कौन था? फारसी में था दस्तूरजी मेहर। और ईसाई में कौन था? ईसाई में था मोंसेरात। कौन था? मोंसेरात। और अब कौन बच जाता है? अब बच जाता है जैन धर्म से कौन था? ये थोड़े से इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। यहाँ थे जैन गुरु
हरिविजय सूरी। जैन धर्म की ओर से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था अकबर की धर्म संसद में? वहां कर रहे थे कौन? जैन गुरु हरिविजय सूरी। और इन हरिविजय सूरी को ही क्या किया था अकबर ने? एक ना उपाधि दी थी। अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी। इस उपाधि का क्या नाम था? जगत गुरु की। तो ये पूछता है कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? यहां से कुछ भी दे सकता है आपको ऑप्शन, तो आपको क्या याद रखना है? हरिविजय सूरी। ठीक है, आप बाकायदा इसको लिखते भी रहा करिए। तो हमने 1578 की बात कर ली। अब हम बात करते हैं 1579 एडी की। इस टाइम में क्या किया था अकबर ने, बताओ? इस टाइम में क्या किया था अकबर ने? इसमें मजहर की घोषणा। वेरी गुड, मजहर की घोषणा मतलब एक ये हलफनामा था, किसी ने लिखा था, कोई नागौरी करके था, मतलब जो अबुल फजल है ना, जो अबुल फजल उनके पिता थे, उन्होंने मजहर को लिखा था। ठीक है, तो पूछ लेता है कि मजहर की घोषणा कब हुई थी? मजहर की घोषणा हुई थी 1579 एडी में। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब कुछ अपना ठीक चल रहा है ना? वैसे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, रेलवे में तो दे दी डेट। रेलवे की एग्ज़ाम वैसे 15 दिसंबर से, तो आप पढ़ते रहा करिए। हमने क्या पढ़ लिया? धर्म संसद और मजहर की घोषणा। अब हम पढ़ेंगे, एक डेट आती है 1582। इस डेट में क्या हुआ था? दीन इलाही धर्म की स्थापना। दीन ए इलाही, आपने नाम भी सुना होगा इस धर्म का। इस धर्म को स्टार्ट किसने किया था? देखो, इस धर्म को स्टार्ट किया था अकबर ने। अकबर ने इस धर्म को स्टार्ट किया था। और इस धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? प्रधान पुरोहित, देखो अकबर तो यहाँ का प्रमुख था इस धर्म का, और इसका प्रधान पुरोहित था कौन? अबुल फजल। ठीक है, तो देखो क्या था कि अकबर चाहता था कि मैं एक नया धर्म स्टार्ट करूं। इसी के मद्देनजर अकबर ने 1542 एडी में दीन इलाही धर्म की स्थापना करी, और इस धर्म का प्रमुख उसने खुद को रखा था। और जो प्रधान पुरोहित किसे बनाया था? ये बनाया था अबुल फजल को। इस धर्म में क्या था कि जो रविवार का जो दिन है ना, जो अपना संडे बोलते हैं हम लोग, रविवार का जो दिन है, यह दिन क्या पवित्र माना जाता था? रविवार का दिन पवित्र माना जाता था, पवित्र माना जाता था। कहाँ? दीन इलाही धर्म के अनुसार। ठीक है, और इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? आपने नाम भी जाना होगा उसका, बीरबल। नाम तो आपने सुना ही होगा, या फिर हम इसे अंतिम भी बोल सकते हैं इसको। अंतिम हिंदू था ये बीरबल, जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। कौन? बीरबल ने। ठीक है, एक और जान लो आप। खैर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, फिर भी आप डेट आपको मालूम रहना चाहिए। और क्या हुआ था? एक इलाही संवत की स्थापना। इलाही संवत की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1583 एडी में हुई थी। और क्या हुआ था? देखो, अब हम एक और बात जान लेते हैं। 1585 में राजधानी स्थानांतरित करी थी किसने? अकबर ने। स्थानांतरित। वीडियो कितनी मिनट की हुई? 34। चलो ठीक है, अभी हमें और पढ़ना है आगे। हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि
1585 में राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। कहां पर? देखो बेसिकली क्या था, इधर देखना कि पहले क्या, देखो अकबर की पहले राजधानी थी आगरा। आगरा के बाद इसने राजधानी कहाँ ले गई? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। और ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब करी थी? मैंने आपको अभी बताया था 1571 में। हाँ, इसके बाद इसने राजधानी कहाँ पर ले गई? लाहौर में स्थानांतरित करी थी। कब? 1585 में। ठीक है, तो आज हमने अकबर के बारे में इतना जान लिया। ठीक है, आप इसे बाकायदा आप रिवाइज करते रहा करिए। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हम लोग क्या है, एक बार ओवरव्यू जान लें इसका, तो इससे क्या आपको ना बिल्कुल रट जाएगा। देखो मैं एक बार ओवरव्यू बस 2 मिनट लूँगा, फिर हम क्लास को एंड करेंगे और फिर हम अगली क्लास में इसके आगे जानेंगे। ठीक है, देखो अकबर का जन्म कब हुआ था? बेसिकली फास्ट ओवरव्यू करते हम लोग। जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1542 एडी में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ये पूछता है। यह हुआ था अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ पर। ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खान। और अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी। इनके क्या थे? शिक्षक थे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ था कि हाँ, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था 1556। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कलानौर, सॉरी ये हुआ था पंजाब के पास। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? पानीपत का सेकेंड बैटल हुआ था ना, पानीपत का सेकेंड बैटल अब हुआ था। ये हुआ था 1556 में। किसके साथ हुआ था? अकबर वर्सेस हैमू के साथ। ठीक है, इसके बाद क्या था? पानीपत के बाद बैरम खां की गवर्नेंस, फिर महामंगा ग्रुप या फिर पेटीकोट गवर्नमेंट हम उसे बोल सकते हैं। उसके बाद अकबर ने बहुत सारे मतलब सुधार कार्य पे किए थे, मतलब खुद को हरमदल से मुक्त किया था। और क्या किया था? दास प्रथा पर रोक और जजिया कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी करी थी। किसने? अकबर ने। और इसने क्या किया था कि धर्म संसद की भी स्थापना करी थी। किसने? अकबर ने। ठीक है, तो आज हमने अकबर के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।